हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ फ्रॉम के सीजन 3 के एपिसोड 7 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। बड़े विक्टर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो एपिसोड 6 में एक पर्सनल मिशन पर गया था, वो भी अंडरग्राउंड टनल्स में, जहाँ से उसने एक पपेट डॉल जैस्पर को लाया है ताकि वो उसे कुछ सवाल पूछ सके, क्योंकि बचपन के इंसिडेंट में उसने देखा था कि क्रिस्टोफर अपने जैस्पर यानी कि इसकी पपेट डॉल से बातचीत किया करता था, जिसके बाद ही ये सभी मॉन्स्टर वाली चीजें शुरू हो चुकी थी। और उस कारण ही विक्टर का ये मानना है कि कहीं न कहीं इस डॉल का कनेक्शन उन मॉन्स्टर के साथ है, और उसी कारण से वो जैस्पर को अपने साथ ले आया है। हम देख भी पाते हैं कि वो ऑलमोस्ट पूरी रात उस डॉल के साथ बिताता है, मानो जैसे वो उससे बात करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं और उस डॉल ने उसे कोई भी आंसर्स नहीं दिए। जो सेम चीज हेनरी भी उसे समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर काफी वरिड है और लगभग कल रात से वो बिना कुछ खाए डॉल से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। और उस कारण हेनरी भी परेशान हो चुका है, और उस वजह से वो डोना को ये कहता है कि काश टेबिता ने उसे नहीं ढूंढा होता और वो इस सिचुएशन में नहीं आ पहुँचता, क्योंकि ये जो चीजें चल रही है उसे संभालने के लिए वो काफी ही कंफ्यूज है। साथ ही विक्टर को वो किस तरीके से समझाए उसे ये चीजें समझ नहीं आ रही। पर फिलहाल अब हेनरी के पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि वो फ्रॉम विले में अटक चुका है। और वही बात करे विक्टर की, वो अपने इस एफर्ट को कंटिन्यू करता है और ये भी जानता है कि शायद जैस्पर अकेले में उसे कोई न कोई चीज रिवील कर सकता है, जिस वजह से वो उस डॉल के लेकर सैरा के घर जाता है ताकि वो उसके बेसमेंट में बैठ जैस्पर से बातचीत कर सके। पर फिलहाल हमें इस एपिसोड में कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि हमें पता नहीं कि जैस्पर इविल है या फिर अच्छा, जो चीज हमें शायद आने वाले एपिसोड में दिखाई जरूर जाएगी। वही बात करें उस पुलिस ऑफिसर की जो इस फ्रॉम विले में आ पहुंची है, वो भी टेबिता और हेनरी के साथ, जिसने आते ही एक्सीडेंटली उन मॉन्स्टर से बचने के चक्कर में एक लेडी को शूट कर लिया था, जिस वजह से ही शेरिफ यानी कि बॉयड ने उसकी गन उससे ले ली। पर अकोस्टा जो अब काफी दिन यहाँ बिता चुकी है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन और एंगर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ हर कोई आया हुआ इंसान सवाल ढूंढने लगता है और उन्हें उनके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। और उस वजह से ही वो कैनी से बातचीत करती है, जो उसे काम करने की कोशिश करता है, यही समझाते हुए कि वो भी काफी सारे सवालों के साथ कुछ समय पहले ऐसे ही उसकी जगह बैठा था। पर अकोस्टा उससे यही कहती है कि उसे उसका कोई भी सजेशन नहीं चाहिए, बल्कि उसे आंसर्स चाहिए। पर फिलहाल कैनी उसे कोई आंसर नहीं दे पाता और सिर्फ उसे शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो सिचुएशन को कामली हैंडल करे। पर अकोस्टा रिफ्यूज कर देती है और यहाँ से सीधा बॉयड के स्टेशन आ पहुँचती है, जहाँ वो अपनी गन लेने पहुँची है। लेकिन हम देख पाते हैं कि बॉयड उसे गन नहीं देता, ये कहते हुए कि उसे अपना माइंड शांत रखना होगा, तब तक वो उसे गन वापस नहीं करेगा। पर अकोस्टा उसे पुलिस आईडी दिखाती है और उसे कहती है कि उसे उसकी परमिशन की जरूरत नहीं। साथ ही वो बॉयड को ये तक कहती है कि यह जो सिचुएशन चल रही है, बॉयड उसे बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि टाउन में ऑलरेडी काफी लोगों की मौत हो चुकी है। और बॉयड उसे जवाब नहीं देता, बल्कि उसे गन तो देता है, वो भी उसमें से सारी बुलेट्स निकालते हुए। साथ ही उसे ये भी कहते हुए कि वो बुलेट उसे तब देगा जब अकोस्टा उस बुलेट के लिए वर्दी खुद को साबित करेगी। पर हमें लगता नहीं कि अकोस्टा ऐसा कुछ करने वाली है, बल्कि कैनी के समझाने के बावजूद भी वो ऐसी सारी हरकतें कर रही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में अकोस्टा खुद को ही कुछ कर ले। और अब बात करें एल्जीन की, तो हम देख पाते हैं कि जो ओल्ड कैमरा उसे कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में मिला था, वो अचानक से एक फोटो क्लिक करता है, जब वो उस कैमरा को एक चेयर पर रखता है और फोटो देखने पर उसमें उसे एक डोर नजर आता है, जो कि अंडरग्राउंड शेड का है। और वो इस टाउन में ही है, जिस वजह से एल्जीन उस फोटो को कैरी करते हुए उस लोकेशन पर आ पहुंचता है, जहाँ शेड पूरी तरह एम्प्टी होता है। और जैसे ही एल्जीन वहाँ से जाने का डिसीजन लेता है, तो वुड्स में कुछ नॉक होते हैं, जो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि एल्जीन को किसी के वहाँ प्रेजेंस होने का एहसास हो रहा है, या फिर कोई उसे इन्फॉर्म कर रहा है कि
वहाँ कोई मौजूद है और तभी एल्जिन को रियलाइज होता है कि वहाँ क्लोजेट के पीछे एक डोर है, जिसे धक्का देते ही उसे एक ओल्ड बेड नजर आता है और ये साइन भी कि यहाँ काफी टाइम पहले कोई रहा करता था। और साथ ही उसे वहाँ एक डेड बॉडी भी मिलती है और वही घोस्टली फिगर वुमेन भी, जो शायद मॉन्स्टर है या फिर पता नहीं कौन। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि शायद जो शख्स उस शेड में पड़ा है, यानी कि जो डेड बॉडी उस शेड में पड़ी है, वो उस किमोनो वुमेन का कोई दोस्त हो सकता है। और कहीं न कहीं तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो लेडी उसकी हेल्प करे इन सभी मिस्ट्री को सॉल्व करने में। तो अब बढ़ते हैं तबिता की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो उसी लोकेशन पर आ पहुंची है, वो भी ईथन और जेड के साथ, जिन्हें देखकर जिम हैरान है और वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन तबिता उसे कन्विंस करती है उसकी सारी बातें बताते हुए कि किस तरीके से उसने इन सारी चीजों को अपने चाइल्डहुड में देखा था, जिस कारण वो उस जगह का सर्वे करने लगती है। और हम देख पाते हैं कि जेड उन्हें ये कहता है कि शायद मिरांडा की ही तरह तबिता भी चोजन है, क्योंकि उन लोगों का फ्रॉम विले आना एक डेस्टिनी था, जो वो लोग नहीं चाहते तो भी ये जगह उन लोगों को उनकी तरफ खींच ले आती। साथ ही तबिता इस बात की भी कंफर्मेशन देती है कि वो अक्सर बचपन में एक लार्ज मॉन्स्टर्स फिगर से डरकर रुक जाया करती थी, पर फिलहाल उन लोगों के पास कोई आंसर्स नहीं, जिस वजह से जेड, ईथन, जिम और तबिता अपनी रात बिताने के लिए वही पास में हट में चले जाते हैं, जहां शायद आने वाले एपिसोड में उन लोगों का एनकाउंटर मॉन्स्टर से हो सकता है। वही बात करें जूलिया की, तो हम देख पाते हैं कि उसके घर वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया है, तो वो क्लिनिक में अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात रैंडल से होती है और वो दोनों अब एक न्यू बडी बन चुके हैं, जहाँ रैंडल जूली को ड्राइव करना सिखाता है। और हम देख पाते हैं कि वो लोग कॉलोनी हाउस की वैन की मदद से ड्राइव सीख रहे होते हैं, लेकिन फिर रैंडल को वही इंसेक्ट्स नजर आने लगते हैं, जिससे डरकर वो गाड़ी रोक देता है, जो चीज जूली को नजर नहीं आ रही और वो चीज रैंडल के लिए काफी ही अजीब है। पर अब जबकि उन लोगों की गाड़ी रुक चुकी है, तो उन लोगों के सामने एक फॉरेस्ट है और थोड़ा आगे बढ़ने पर वहाँ उन लोगों को एक ओल्ड अबेंडन स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसे देखकर उन दोनों को अजीब सी फीलिंग होने लगती है, जिसे जूलिया तो एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन रैंडल उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे कुछ इविल या फिर अनवेलकमिंग सा फील हो रहा है। और उस कारण वो दोनों रैंडल के कहने पर वहाँ से वापस जाने का डिसाइड करते हैं। पर अगर बात करें उस स्ट्रक्चर की, तो बॉयड ने भी उन स्ट्रक्चर्स को पहले देखा है, जिस वजह से उसे काफी परेशानियां हुई थी, जो शायद अब रैंडल और जूली के साथ भी हो सकती है। और अब बड़े फातिमा की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि वो इस बात से काफी ही शॉक है कि वो प्रेग्नेंट नहीं, पर सारे इंडिकेशंस उसे प्रेगनेंसी के भी लग रहे थे। पर क्रिस्टी उसे ये कंफर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, शायद वो इस जगह की वजह से मेंटली स्ट्रेस हो चुकी है और उस वजह से ही वो खुद को प्रेग्नेंट समझ रही है, जो सेम चीज बॉयड के साथ भी हुई थी, जब उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर वॉर्म्स चल रहे हैं। पर फातिमा खुद का इलाज करवाना नहीं चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि क्रिस्टी इस बात पे बिलीव तो करती है कि ऐसी कंडीशन ऑकर कर सकती है, पर साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा है कि फातिमा के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स शायद पनप सकता है, जिससे बॉयड भी परेशान हो जाता है और वो अपनी इन बातों को डोना से शेयर करने के लिए पहुंचता है। पर इस बार डोना का रिएक्शन ही कुछ अलग निकल कर आया है, जो कभी बॉयड ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि डोना ने बॉयड को ये कहा है कि वो एलिस और फातिमा को अब कॉलोनी हाउस में रहने नहीं दे सकती, क्योंकि क्लियरली अभी तक उन्हें नहीं पता चला है कि एक्चुअल में फातिमा के साथ क्या हो रहा है, जिस वजह से ही उसे बाकी कॉलोनी हाउस वालों की सेफ्टी की काफी चिंता है और अब वो चाहती है कि वो लोग वहाँ से चले जाए, जो चीज बॉयड के लिए काफी हार्ट ब्रोकन है और वो उसे ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ अभी तक हमें क्लियरली ये समझ नहीं आया कि फातिमा की कंडीशन साइकोलॉजिकल है या फिर कोई चीज उसे फिजिकली इफेक्ट कर रही है। और जब वो कॉलोनी हाउस में रेस्ट कर रही होती है, तो उसके हाथ में लगे हुए ड्रिप के दौरान वो कुछ ब्लड को नोटिस करती है, जो उसे अर्ज करता है उसे टेस्ट करने के लिए, जैसे फातिमा नहीं करती। और इमीडिएटली हम देख पाते हैं कि उसकी बेली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मानो जैसे कोई चीज उसे अर्ज कर रही है कि उसे ब्लड टेस्ट करना है।
साथ ही हम देख पाते हैं कि एलिस इन सिचुएशन से काफी परेशान है और वो इन बातों को टिली के साथ शेयर करता है, जो उसे शांत रहने के लिए कह रही है और ये भी कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। जिसके साथ साथ फातिमा खुद की भूख को रोक नहीं पाती और वो फिर से ग्रीन हाउस आ पहुँचती है, जहाँ उसका पीछा करते हुए टिली भी पहुँचती है उसे कंसोल करने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि फातिमा जो शायद काफी पेन में है या फिर काफी फ्रस्ट्रेटेड, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी बेली के अंदर जो मॉन्स्टर है वो उस पर टेक ओवर करना शुरू कर रहा है, जिस वजह से फातिमा अपने हाथ में रखी हुई नाइफ की मदद से उस एल्डर वुमेन यानी कि टिली को स्टैब कर देती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और इस इंसिडेंट को एलियस विटनेस करता है, जो शायद अब ये डिसीजन लेगा कि उसे अपनी वाइफ को लॉक कर देना चाहिए या फिर उसकी हेल्प करने के लिए फातिमा को इस सिचुएशन से वो कहीं दूर ले जाए। पर फिलहाल इस एपिसोड में हमें और कुछ दिखाया नहीं गया और यही पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।